अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। नवाज शरीफ ने नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी में कई माह की खामोशी को तोड़ते हुए बड़ा दावा किया है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनमें साकिब निसार कह रहे हैं कि इमरान खान को लाना है, नवाज और मरियम को जेल में रखना है। ऐसे चीफ जस्टिस का एहतिसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि मज़ाहिर नकवी भी नैब भुगते, जस्टिस एजाज की भी पूछगछ होनी चाहिए। नवाज शरीफ पहली मर्तबा जजेस के एहतिसाब की बात नहीं कर रहे, मगर नवाज शरीफ के इस ताज़ा तरीन मुतालबे से बहुत से अहम सवालात जरूर जन्म ले रहे हैं। जैसे इन जजेस के साथ साथ अब वो ऐसे जजेस का नाम नहीं ले रहे जिनका नाम वो पहले लेते रहे हैं। इसी तरह नवाज शरीफ अब की बार उन दो अहम किरदारों के एहतसाब का भी कोई जिक्र नहीं कर रहे जिन किरदारों का नाम उन्होंने अक्टूबर 2020 में गुजरांवाला जलसे से ऑनलाइन खिताब में किया। जनवरी और सितंबर 2023 में लंदन में फिर जजेस के साथ साथ उन दो किरदारों का भी जिक्र किया। इसी तरह नवाज शरीफ को अब ऐसे वक्त में जजेस के एहतिसाब का ख्याल क्यों आ रहा है जब अदलिया में मुदाखलत के मामले पर कई जजेस और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तलखी किसी से ढकी छुपी नहीं। ये सवाल भी अहम है कि नवाज शरीफ अब इसी निज़ाम के तहत जजेस के एहतिसाब का मुतालबा क्यों कर रहे हैं जिस निज़ाम के बायस वो खुद बड़े बेनिफिशरी के तौर पर सामने आए हैं। उनके खिलाफ अहम केसेस खत्म हो चुके, बेटी वजीर आला और भाई वजीर आजम हैं। ऐसे में नवाज शरीफ इस तरह के आधे अधूरे मुतालबात करके हकीकत में हासिल क्या करना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने इस इजलास में यह शिकवा भी किया है कि उनको वजारत उज़्मा से बरतरफ कर दिया गया, मगर आवाम खामोश खड़ी रही। हकीकत तो यह है कि 2000 में उनकी अहलिया मरहूमा कुलसूम नवाज ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाकर उन्हें टफ टाइम देना शुरू किया तो नवाज शरीफ मुआहदे के तहत सऊदी अरब चले गए। 2017 में बरतरफी के बाद नवाज शरीफ ने जीटी रोड पर अवाम को मुतहर्रिक किया। फिर जुलाई 2018 में उनके भाई ने ही अवाम को लाहौर एयरपोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया। पंजाब की अवाम ने जेल में बैठे नवाज शरीफ की पार्टी को पीटीआई से ज्यादा वोट दिए, मगर नवाज शरीफ फिर 2019 में इलाज की गर्ज से लंदन चले गए। क्या अवाम खामोश खड़ी रही या फिर अवाम पर मुकम्मल भरोसा ही नहीं किया गया? इसी तरह नवाज शरीफ ये पूछ रहे हैं कि उनको 1993 में क्यों निकाला गया, मगर ये नहीं बता रहे कि वो 1990 में इख्तिदार में आए कैसे। नवाज शरीफ के इस ताज़ा खिताब से मुल्क के सियासी और सहाफती हलकों में ये बहस शुरू हो चुकी है कि नवाज शरीफ इस मखसूस माहौल में एहतिसाब के ऐसे आधे अधूरे मुतालबात करके हकीकत में हासिल क्या करना चाहते हैं। यही जानने की कोशिश करेंगे हम अपने पैनल से। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, जैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। आप सबके लिए प्रोग्राम का सवाल। नवाज शरीफ की तनकीद अब की बार सिर्फ 3 जजेस पर। 2014 के किरदार याद, 2017 के तमाम किरदार भूल गए। मौजूदा सिस्टम के बड़े बेनिफिशरी नवाज शरीफ हकीकत में चाह क्या रहे हैं? हसन निसार साहब, क्या ख्वाहिश है नवाज शरीफ साहब की जबकि वो पूरा सच नहीं, पूरा मुतालबा नहीं, आधी बात कह रहे हैं? नवाज शरीफ, देखें बात सुने, मैं तो चूंकि उस आदमी को जानता नहीं हूँ और मुझे मिलने की भी कुछ आदत हासिल नहीं है। हसन साहब, कतई कलामी की माजरत, अब मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगी। आप इस मुल्क के शहरी हैं और वो 3 बार के वजीर आजम रहे हैं। बतौर वजीर आजम तो आप जानते होंगे उनको। नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा चलें, ठीक है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि लाहौर के एलडीए के रिकॉर्ड्स क्यों जलाए गए थे, जानता हूं। छोड़ो। अच्छा आगे चलें। मैं इसका एकेडमिक जवाब दूंगा। माहिरीन नफ्सियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कभी कभी कुछ इंसानों पर एक ऐसा मरहला आता है कि वो चाहने ना चाहने की तमीज़ से गुजर जाते हैं और असाबी, ज़हनी या सिर्फ असाबी या सिर्फ ज़हनी तौर पे इस काबिल नहीं रहते कि अपनी तरजीहात का तयन कर सकें। ख़त्म। चूँकि मैं उस आदमी को ज़ाती तौर पे नहीं जानता, मुझे नहीं पता हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, मेंटल कंडीशंस क्या हैं, उनकी इमोशनल कंडीशंस क्या हैं, उनकी नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वो नहीं, वो गुजर चुके। बावकार होते तो कहते कि वो क्या एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जो इमाम ख़ुमैनी का नाम तो खैर मैं नहीं ठीक ले रहा, रुतबा जो था ईरान में, भाई को रहने देते, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म वो लगा रहता। किस पार्टी की सदारत के लिए उनको इतना शौक था जिसका कोई वजूद ही नहीं रह गया, वक्त बता देगा, बस ख़त्म। अच्छा चलिए, ये तो ख़त्म हो गया। एक बात बताइए हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी वाकई कभी भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हुई? उसको मुलाकात नहीं कहना चाहिए, मुलाकात और
होती है। अच्छा। मुलाकात होती है अपनों के दरमियान, अजनबियों के साथ हेलो भाई हाथ मिला लिया चाय पी लिए, वो मुलाकात होती है। ठीक हो गया। मुलाकात का बड़ा मतलब है। अच्छा। एक फिल्म है गुलजार साहब की है, शायद वो देखें पता लगेगा। दुरुस्त है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अबसार साहब, नवाज शरीफ साहब ने 3 रिटायर्ड जजेस का जिक्र किया जिनका नाम लिया, साकिब निसार, एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर। 2 अहम किरदारों के साथ वो कई और जजेस के नाम भी भूले हैं, बल्कि अभी 7-8 माह पहले भी उन्होंने वो उनके नाम लिए। इसको क्या कहेंगे हम, लाशऊरी भूल या सिर्फ मतलब की तारीख याद रखने की ख्वाहिश नजर आती है या चाह दिखती है यहाँ पर? देखिए, सियासतदान तो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ पे चलता है ना, जो मुमकिन है उसकी बात करेगा, उसके बारे में कोशिश करेगा। मैंने तो सुना सहाफ़ी हैं जो दानिश्वर हैं वो सच के दाई होते हैं। वो क्यों नहीं नाम ले रहे? कौन से नाम है आप बताएं, नाम कौन से हैं ज़रा, मैं भी उस पर बात करता हूँ। कौन से नाम मिस किए उन्होंने, वो नाम लें आप जिनको उन्होंने एक्सटेंशन दी। और नाम ले, मैं बिल्कुल आपको नाम दे रही हूँ, जिनको एक्सटेंशन दी उन्होंने, दे नाम लेना, नाम नहीं। जनरल बाजवा और जनरल फैज का जिक्र कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने 8 महीने पहले भी उनका जिक्र किया, मगर जब से धरती पे कदम रखा वो सब कुछ भूल गए। यही तो पूछ रही हूँ, लाशऊरी भूल है जबकि हुकूमत अपनी है, विफाक में भाई है, सूबे में बेटी उनकी बैठी हैं, अपने करीबी दोस्त वज़रा हैं, किससे मुतालबा कर रहे हैं, किस किस्म का मुतालबा कर रहे हैं? ना आप लाशऊरी तौर पर भूली थी, मैंने आपको कहा है तो आपको पता है मैंने क्यों कहा और आपने क्यों नाम लिए हैं। वो भी लाशऊरी तौर पे नहीं भूले। अब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो हसन निसार साहब कह रहे हैं ना कि पार्टी भी तो लूज़ कर गए ना, नाम लेना बंद किया तो देख लें उनकी मकबूलियत नीचे चली गई। यहाँ मकबूलियत मिलेगी उसे जो नाम लेगा, जिसने गलत किया उसके नाम लेने वाले को मकबूलियत मिलेगी। ये सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। Very well said. और जहाँ तक उनके सिस्टम वगैरह काम करते हैं नहीं करते, किसी के इंसान के बोलने से पता चलता है कि उसका कौन कौन सा सिस्टम काम करता है। तो आधी बात कहना क्या उनका कैथारसिस कर रहा है सिर्फ? अगर वो बुलंद फिशारे खून के मरीज़ नज़र आते हैं बोलते हुए तो जाहिर है उनके सिस्टम से ही काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर वो तहम्मुल से सुकून से बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उनके सिस्टम्स काम कर रहे हैं सही तरीके से। वो नाम इसलिए, आप क्या सवाल था आपका भी आखिरी? आधी बात कह रहे हैं और फिर शिकवे और ख्वाहिशात रख रहे हैं, या कुछ लोगों के एहतसाब की बात कर रहे हैं मगर सबके एहतसाब की बात नहीं कर रहे। देखिए, नवाज शरीफ चाह ये रहे हैं कि ये मुल्क आगे चले। उनको हर तरफ से ये कहा गया, उनके अक्लमंद दोस्तों, अक्लमंद दानिश्वरों की तरफ से, अक्लमंद मीडिया पर्सन्स की तरफ से, जिसमें आप भी शायद शामिल हों, मैं भी शायद शामिल हूँ, कि जी आगे चलें, पीछे ना देखें, पिछली बातें ना करें। यही इसी टीवी चैनल पे इसी कैमरे के सामने हम ये बातें करते रहें, ये माजी की बातें करते रहते हैं, ये वैसे आगे नहीं देखते, आगे चलें। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो आप सब कह रहे हैं ना तो मैं अब आगे चलता हूँ, मैं शिकवे खाली कर लेता हूँ। मैं इस पर ये नहीं कहता कि आप एहतसाब, पहले एहतसाब का कहा उन्होंने, उस पर सब उनके पीछे पड़ गए कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने आ रहे हैं, ये इंतकाम लेने आ रहे हैं। उन्होंने आके वो बात नहीं की। तो अब हम ये करना चाह रहे हैं कि वो नाम क्यों नहीं ले रहे, वो ऐसे क्यों नहीं कर रहे। देखिए, नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ जितना ना, वो इस मुल्क को चाहते हैं कि जो इस वक्त लोगों की हालत है यहाँ से निकलें और आगे चलें, बेहतरी की तरफ चलें, कोई महंगाई कम हो, लोगों का रोज़गार मिले, रोज़गार, उसके बाद फिर बाकी मामला जो है ना उनको तय करें। वो उनका ये, मुझे इन्फॉर्मेशन पता है तो मैं ये बात आपसे करूं, अंदाज़ा नहीं लगा रहा। मकसद उनका इतना ही है। खुद वज़ीर-ए-आज़म बने ना बने ये एक अलग बहस है। उनकी बेटी वज़ीर आला है, भाई वज़ीर-ए-आज़म है, उस पर जो अदालतें कर रही हैं उनके साथ, ठीक, अगर इसको आप इक़्तिदार कहती हैं, ताकत कहती हैं, तो आपको मुबारक हो। आपने अपने इंट्रो में कहा वो बेनिफिशरी हैं सिस्टम के, नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो गए। कल को आप कह देंगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनिफिशरी है काजी फायज़ का, क्योंकि उन्होंने 45 साल बाद कह दिया, जब भुट्टो कब्र में गए हुए 45 साल हो गए थे, कि वो जी गलत था फैसला। देखें, कुछ इंसाफ किया करें, कुछ थोड़ा सा, किसी के साथ गलत केसेस होना और वो पलट जाए तो नुकसान हो चुका होता है फिर भी उस बंदे को। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुआ, मर गया, फांसी चढ़ गया, अब आप जो मर्जी कर लें, आप बेनिफिशियरी हो गए। अब नवाज 2017 से आज 2024 हो गए, 7 साल 8 साल हो गए हैं। घसीटा आपने उस नवाज शरीफ को और पूरी फैमिली को, और जिसमें साबित हो चुका है कि ठीक है। अब सार साहब, दरअसल सवाल यही था कि वो आज भी आधी बात कर रहे हैं, पूरी बात नहीं कर रहे हैं। 2024 में 2014 की बात जब बतौर वजीर आजम वो सब जानते थे, उन्होंने तब भी ठीक करने की कोशिश नहीं की। आज भी 2-3 जज के नाम की जरूरत नहीं है, हमें अदलिया की ओवरऑलिंग की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं चाहिए, इस मुल्क के हर अवाम को इंसाफ चाहिए।
मैं प्राइवेटली भी उन्हें मिलूंगा तो पब्लिकली भी उन्हें ये कह रहा हूँ कि उन्हें करना चाहिए, उन्हें लेना चाहिए नाम। हम तो लें, हम मुतालबा तो करें उनसे। और सिर्फ काजी फाइज साहब ये हौसला है कि वो मानते हैं कि हमारा बाजी गलत है। ये सब जो अब चैंपियन बने हुए हैं, इन सब के बड़े स्केलेटन्स हैं। अदालती निज़ाम की बात कर रहा हूँ और किसी बात की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल दुरुस्त। और इस निज़ाम को ठीक करना हमारी पार्लियामान का काम है। वेरी वेल सेड, ठीक हो गया। शहजाद साहब, नवाज शरीफ को 2014 के ज़हीरुल इस्लाम तो याद है, मगर 17-18 के जो फाल किरदार थे जनरल बाजवा और जनरल फैज, उनके नाम याद नहीं। क्या डील के तकाजों के तहत नाम लेने से इज्तिनाब कर रहे हैं? देखिए आयशा, आप भी इन ट्रैप्स के अंदर बड़ी जल्दी फंस जाती हैं और अपने आप को उस जगह पे ले जाती हैं जहाँ पर के ये जो 65-70 साल के जो लोग हैं उनके नाम लेके समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर लिया। असल में नवाज शरीफ साहब इसलिए यही नाम ले सकते हैं, ये जो दो नाम जिनका जिक्र बाजवा और फैज का आपने किया, कि इसके अलावा उनके पल्ले है ही और कुछ नहीं। अगर कुछ और पल्ले होता तो उसको लेके चल रहे होते ना। ये रोना क्यों रोते हैं इस वक्त? इसलिए रोना रो रहे हैं क्योंकि देखिए एक पहलू का जिक्र किया हसन निसार साहब ने कि उनकी शख्सियत का एनालिसिस करना इन हालात में जबकि वो वज़ीर आज़म बनने आए थे और नहीं बन सके, और उनका भाई वज़ीर आज़म बन गया, उनकी बेटी वज़ीर आला बन गई, उनका ज़हनी इस वक्त जो स्टेट है वो क्या है, बड़ा मुश्किल है इसका फैसला करना। हाँ, अमूमी तौर पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन क्या कि वो बड़े नर्व्स, स्ट्रॉन्ग स्टील नर्व्स के आदमी हैं और वो वाकई में इन चीज़ों से असरअंदाज नहीं होते। बड़ी स्ट्रैटेजी और बड़ी ही एक हिकमत अमली के साथ मामलात को लेकर चल रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र नहीं आता, कभी एक बात करते हैं कभी दूसरी करते हैं। अगर 2014 की बात करते हैं तो 2016 भूल जाते, 2017 भूल जाते हैं, 2016 भी भूल जाते हैं जब पनामा लीक्स आया, 2022 भी भूल जाते हैं जबकि उसी बाजवा और फैज ने इमरान खान की हुकूमत जो उनका लाडला प्रोजेक्ट था उसको निकाल के फिर वापस हुकूमत इनके हाथ में दी। वो 2024 भी भूल जाते हैं जबकि कहीं ना कहीं से हुकूमत जब पे इकट्ठी कर। बाजवा और फैज जो दो रिटायर्ड आदमी हैं उनको हटाने के अलावा ये किसी और का नाम ले ही नहीं सकते। इनके पास है ही कुछ नहीं और इनके पल्ले कुछ नहीं है देने के लिए, वरना पॉजिटिव्स भी बंदे के पास होने चाहिए ना, पॉजिटिव्स को भी लेके चलना चाहिए। बेशक मोटरवेज की बात कर लें, किसी ना किसी चीज की बात कर लें। देखिए आज आपकी अदालत कटहरे में खड़ी है, इसमें कोई शक की बात नहीं, पूरी अदालत कटहरे में। इस वक्त मसला क्या है पाकिस्तान का नंबर 1 कि अदालत कटहरे में है। हाँ, एक और टकराव की कोशिश की जा रही है जो कि एस्टैब्लिशमेंट और अदालत के बीच में टकराव की कोशिश, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है गुफ्तगू के अंदाज में, नैरेटिव्स के अंदाज में, कहानियां बुला बुला के पीछे से पुरानी उनको सामने ला के। आज जो नवाज शरीफ से बात करते हैं अदालत के बारे में या जजों का नाम लेके बात करते हैं, ये वही बात है जो फैसल वाडा कर रहा है। आपको मुमासलत नजर आती है फैसल वाडा और नवाज शरीफ की गुफ्तगू के अंदर? तो क्या मैं बोलूं कि क्या बड़ी समझबूझ के साथ, हो सकता है बहुत समझबूझ के साथ ही वाकई ये बातें कर रहे हो, और या ये भी कह सकते हैं देखिए 28 तारीख को वो सदर PMLN दोबारा बन जाएंगे। यानी हमें तो कहा जाता है ना कि रिटायर्ड आदमी जो है उसको खत्म हो जाना चाहिए, उसको बात ही नहीं, उसके नजर ही नहीं आना चाहिए, टीवी से भी गायब हो जाए, आवाज उसकी बंद कर देनी चाहिए। भाई यहां पे रिटायर होता ही कोई नहीं, रिटायर होके भी आराम नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सब कुछ ये हमारे सामने है। हमारा मुल्क इस वक्त जिस मुश्किल दौर पे खड़ा है, मतलब नवाज शरीफ साहब जैसे तजर्बाकार आदमी से अगर कोई तवक्को मैं कर सकता हूं एक शहरी के तौर पे, तो मैं ये तवक्को करता हूं कि वो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकलने का हल देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि 2014 में क्या हुआ, 2014 में हुआ तो 1985 में भी हुआ, 1982 में भी हुआ, 1990 में भी हुआ। तो कहां तक जाएंगे आप पीछे, किस किस कहानी को निकालेंगे? तो पूरी कहानियां ही भरी पड़ी है ना हमारे माजी के अंदर। तो अब मुझे आगे ये बताइए, मेरे आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, हमारे सर पे आपका आप आके बिल्कुल तस्लीम खम करेंगे आपके आगे, लेकिन खुदारा हमें रास्ता तो बताइए ना यहाँ से निकलने का। बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है मुल्क इस वक्त, आपके आवाम बहुत मुश्किल में है, उनको लेके आगे चलना है। आपके गरीब लोग मुश्किल में, आप अपनी लड़ाइयों में अशराफिया का हिस्सा बन के उनके साथ ही लगे हुए हैं। खुदारा आगे निकलने की कोशिश कीजिए। तो बाकी तो सारे वो लोग हैं ना जो कि आप जिन्होंने खराब किया आपको, अदलिया है, एस्टैब्लिशमेंट है, बाजवा है, फैज है, तो इनको तो छोड़ दें, अपने ऊपर से शेड ऑफ करें, टॉक सेंस, टॉक मूव फॉरवर्ड। भाई अच्छे चीजें लेके आगे चलें। आपका तल्लुक तो आवाम के साथ है, इन लोगों के साथ तो नहीं है। दुरुस्त।
आवाम से भी खफाई दिखते हैं। अब जैगम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। यहाँ बात हुई कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं और फिर अभी तवक्को के हल देंगे, एक बड़े लीडर हैं, 3 बार के वजीर आजम है। हमने देखा है दिखावे के लिए सही बात की जाए साबिक फौजी हुक्मरानों की तो याया खान को गासिब करार दिया गया, जनरल मुशर्रफ के लिए सजा आर्टिकल 6 लगाने की बात हुई है, मगर किसी भी जज के खिलाफ आज तक यहाँ कभी कोई बात नहीं हुई, बड़े टूल की भी बात कर दी गई। जब आगे बढ़ने की बात करें तो आपको लगता है जितनी गुफ्तगू नवाज शरीफ ने की और जितनी उनके तजर्बे की बात की जा रही है बतौर वजीर आजम, उनके पास कोई एहतसाब को लेकर वाज़ेह रोड मैप है जब वो जजेस के एहतसाब की बात कर रहे हैं? क्योंकि माजी याद रखिएगा, एक बार वो आगे बढ़ने की बात करके काला कोट पहन के खुद चले गए थे अदालत। नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में जो मौजूदा एहतसाब का निज़ाम है उसके बानी हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए। जो एहतसाब ब्यूरो है वो उन्होंने बनाया था। मुझे ऐसे लगता है नवाज शरीफ साहब की ये जो भी खुतबात हैं, जैसे कोई बंदा बट कढ़ाई पे बैठा हो, ढेर सारी आज सामने उसके मुर्गियों की बट कढ़ाई हो और वो कह रहा हो यार 2 साल पहले जब कोरोना था ना तो पूरे साल दाल खानी पड़ी थी। भाई वो तो 2 साल पहले था ना, अब तो तुम्हारे आगे बट कढ़ाई पड़ी है, अब तो कोई और दाल खा रहा है। हम अब भी तुम्हारी वो दाल की बात करते रहो, तुम्हारी बट कढ़ाई की बात ना करें और दूसरे की दाल की बात ना करें जिसको जबरदस्ती मुर्गा बना के दाल खिलाई जा रही है। ये कह रहे हैं कि तुम याद करो उस पुराने प्रोजेक्ट को। वो हजूर इस वक्त तो आप प्रोजेक्ट हैं, हम पुराने प्रोजेक्ट की क्या बात करें, वो तो तारीखदान लिखेगा और तारीखदान लिख रहा है। और मियां साहब का जो गिला है ना, कमाल का गिला है। अदलिया से तो इन्हें कभी सच्चा प्यार मिला ही नहीं है। आप देखिए 1997 में 1997 में अदालत पर हमला किया गया, चीफ जस्टिस की छुट्टी हुई, यानी अदालत पर हमला हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जज इनके साथ मिल गए अपने चीफ जस्टिस की छुट्टी करा दी। 1998 में क्या हुआ, एक फोन की एक फोन कॉल जो है वो टेप हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब जस्टिस साहब को बता रहे हैं कि बेनजीर को सजा कितनी देनी है। उससे पहले इनको बहाल किया जा चुका था, पहली दफा किसी वजीर आजम को निकालने के बाद बहाल किया गया था, हुकूमत में वापस लाया गया था। फिर 2008 के बाद देखें कैसे इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी का शिकार खेला, अपने काले कोट का हवाला दिया, किस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी को निकलवाया गया। राजा परवेज अशरफ आए तो ख्वाजा आसिफ जो हैं वो पहुंच गए रेंटल पार का केस लेके उनको निकलवाने के लिए। कोई 5 वज़राए आज़म और 2 सदूर के खिलाफ उन्होंने यूज़ किया है, इस्टेब्लिशमेंट को भी और अदलिया को भी, लेकिन अदलिया ने सच्चा प्यार नहीं दिया इनको। ये शिकवा तो मियाँ साहब का रहता है। देखिए सच्चे प्यार का मतलब है कि दोनों उस तरीके से साथ हो जाएं मियाँ साहब के जिस तरह इमरान खान चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो और अदलिया हो दोनों साथ दें। लेकिन सवाल वही है जो चौधरी साहब ने पूछा है कि भाई आप बताएं, आप अवाम को क्या देंगे, क्या देना चाहते हैं, आपके पास देने के लिए क्या है, आपने माजी में क्या किया है। नारे तो बहुत लगाते हैं, अभी आप देखिए जो उन्होंने कमेटियां बनाई हैं, जो काम किया है, 1 इंच हिलने को तैयार नहीं है। मुल्क कितने बड़े बुहरान में है और आपको कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा है। वही परफॉर्मेंस जो 3 दफा की है उसी को अब दोहराने लगे हैं, बल्कि 4 दफा जो की है। उधर नहीं जाना, इधर ही करना है। अब बाजवा साहब, उसके बाद बात आई जी पिछले बंदियाल साहब का नाम क्यों नहीं लेते, जिसको पसंदीदा इन्होंने जज दे दिए। बाजवा साहब का नाम लेना चाहिए जी, मैं भी नारे लगाने को तैयार हूं। और जब नारे लगा रहे थे उस वक्त आप बैठ के एक्सटेंशन भी दे रहे थे। हुक्म आया था लंदन से और पार्लियामेंट में कमेटी रूम नंबर 2 में तमाम MNAs को इकट्ठे करके हुक्म सुनाया गया था कि मियां साहब का हुक्म आया है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी और उसके लिए कानून पास किया जाएगा। फिर अब वो मुजाहिद भी बन जाते हैं और नाम लेना ही बड़ी बात है, नाम तो लेना बनता है। आपने कानून पास करके उनको एक्सटेंशन दी। इस वक्त तो खुद खेल रहे हैं आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अदलिया के खिलाफ भी जब कन्वीनियंट है तो इसलिए आप अदलिया के खिलाफ भी हो रहे हैं। ठीक हो गया, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसमें। यही कुछ है कि कन्वीनियंट क्या है आपके लिए, आसान क्या है वो हो रहा है। और अगर गुफ्तगू को कंक्लूड करूं तो मुल्क के 2 बड़े लीडर्स को मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से सच्चे प्यार का मान चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो कुछ आज कहा गया और फिर हुकूमत ने जवाब दिया उस पर गुफ्तगू रहेगी।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त पर सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया है। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने समाअत की। 16 मई को आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी और शायर अहमद फरहाद को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शायर अहमद फरहाद को आज हर सूरत बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म दिया था। नुमाइंदा वजारत दिफा ने अदालत को बताया कि ISI ने कहा है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं है, जिस पर जस्टिस क़यानी का कहना था कि आप तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराएं, मैं वजीर दिफा को बुलाता हूँ। सेक्रेटरी दिफा और उनके अफसर अदालत को जवाबदेह हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्होंने FIR दर्ज कराई, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि FIR दर्ज करके आपने कोई एहसान किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मैं जब फैसला दूंगा तो फिर ये मामला गुमशुदगी से कहीं और चला जाएगा। ये मामला इतना आसान नहीं है कि जब चाहें किसी का दरवाज़ा तोड़कर बंदा उठा लें। ये मामला अब ख़त्म होना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का कहना था कि एक तरफ मैसेज भेजते हैं और अब कहते हैं हमारे पास नहीं। अब फैसला होगा कि मुल्क एजेंसीज चलाएंगी या कानून चलाएगा। पहले बता रहा हूं कि इस केस के फैसले के नताइज बहुत खौफनाक होंगे। अब मामला ISI और MI के दायरा इख्तियार से निकल चुका है। पुलिस भी नाकाम हो चुकी। DG ISI और DG MI को बुलाएंगे। अगर इदारे इस काबिल नहीं है तो फिर इन इदारों की ज़रूरत ही नहीं है। जस्टिस क़यानी ने कहा कि वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला को तलब करूंगा, फिर मैं वज़ीर आज़म को तलब करूंगा, फिर वज़ीर आज़म और पूरी काबीना को तलब करूंगा। पूरी काबीना को यहाँ बिठाकर उनसे फैसला करवाऊंगा। जस्टिस क़यानी के इस केस में सख्त रिमार्क्स से बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि जस्टिस क़यानी ने इन रिमार्क्स को इस केस तक महदूद करके ही देखा जाना चाहिए या फिर इन सख्त रिमार्क्स को समझने के लिए हमें इस वक्त के पूरे मारूज को समझना होगा। इसके बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स से तकलीफ पहुंची। अदालत से सनसनीखेज़ खबरें बाहर निकलना गैर मुनासिब है। उनका कहना था कि अदालती मामलात आईन और कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। जिस तरह के रिमार्क्स दिए गए वो अदालत का मैंडेट नहीं है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, सवाल रखेंगे आपके सामने। वज़ीर दिफा और दाखिला को तलब करूंगा, फिर वज़ीर आज़म और पूरी काबीना को यहाँ बिठाकर उनसे फैसला करवाऊंगा। अहमद फरहाद बाजियाबी केस में जस्टिस क़यानी के रिमार्क्स, ऐसे रिमार्क्स अदालत का मैंडेट नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, इंतज़ामिया अदलिया के माबैन चपकलिश, मामला किस जानिब जाता दिखाई दे रहा है। हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है एक बार फिर वज़ीर आज़म हाजिर हो की सदा आने को है या मामला रिजॉल्व हो जाएगा? वज़ीर आज़म हाजिर हो की सदा तो वज़ीर आज़म होगा तो हाजिर होगा, लेकिन अगर कोई है तो आ जाएगा। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बताएं आप, पहले ऐसी सदाओं ने कौन से सहरा सरसब्ज कर दिए थे जो कोई तब्दीली आएगी? ये चूंगे ने सौदा नहीं। दूसरी तरफ आपकी पैदाइश से बहुत पहले उसका कत्ल हुआ था शाही किला लाहौर में। मेरे बाकी दोस्तों को पता होगा, शायद अबसार साहब ज़रा छोटे हैं। हसन नासिर शहीद, उसकी माँ ने कहा मरे हुए की लाश ही दिखा दो, कब्र खोदी। उसने कहा ये तो मेरा बेटा ही नहीं है। हसन नासिर शहीद से लेके इस अहमद फरहाद तक कौन सी बात नहीं है जो बतौर सवाल आपने। अच्छा, बीच में कहीं कहीं भुट्टो, बेनज़ीर, लियाकत अली खान, ये वो सारे बहुत से आते हैं। देखो, ये वो मुल्क है जहाँ जराइम फास्ट फॉरवर्ड और इंसाफ स्लो मोशन में भी नहीं है। वो फरहाद था, इधर पूरी कौम सरतापा फरियाद है। ठीक है शहजाद साहब, ये जो इस वक्त एक मखसूस हालात हैं, जजेस और इंतज़ामिया के भी आपस के जो मामलात हैं, जो रिफ्ट है, ऊपर भी आपने जिक्र किया है। वज़ीर आज़म आएंगे, हुकूमत को इस जो सूरत हाल है इसकी कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। पानी सर से ऊंचा होने को आपको ये हालात किधर जाते दिखते हैं? रिजॉल्व कर लेंगे सब मिलके जो स्टेक होल्डर्स हैं इस इशू को, ये मामले को? मेरा नहीं ख्याल के रिजॉल्व हो पाएंगे, और जब तक कोई हिकमत वाला इंसान लीडर आगे नहीं आता और इन मामलात को खुद से क्या, देखिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब को इस मसले को हल करना चाहिए था ना, हवा तो नहीं देनी चाहिए ना। उनकी जो स्टेटमेंट आपने हमें बताई है, सुनाई है या बताओ, जो उन्होंने कहा है कि उसका हक नहीं है, अब वो कल को और चीखेगा, जो भी जज होगा, अदालत जो भी अदालत होगी, इसी से रिएक्ट करके, तो रिएक्शन के ऊपर एक और रिएक्शन को इलिसिट करना, उसको उभारना, वो हासिल करना, तो ये तो लड़ाई को हवा देने वाली बात है। आयशा, मुझे अफसोस होता है इस बात के ऊपर, और मुझे खौफ आता है, अफसोस से ज़्यादा खौफ है पंजाब पुलिस का या किसी भी ज़िले की, किसी भी सूबे की पुलिस का क्या हाल हो चुका हुआ। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ इस पूरे निज़ाम के अंदर
पुलिस हुई, बिल्कुल, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी की तबाही मचा दी गई। ब्यूरोक्रेसी जितनी हमारी इस वक्त कॉम्प्रोमाइज है आप सोच नहीं सकते। यानी ये पुलिस मुकम्मल तौर पर अगर किसी की खिदमत करती है तो वो जो लीडरान होते हैं उस वक्त के जो सियासी मामलात हैं उनकी खिदमत करती है। ये ब्यूरोक्रेसी वो है जिसको के नाम दे दिया जाता है कि ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है। ये ब्यूरोक्रेसी ये रीढ़ की हड्डी होती थी हमारी गवर्नेंस के निजाम की। ये पुलिस ने लोगों की खिदमत करनी थी, उनकी जानो माल का दिफा करना था। आज अदालत सामने खड़ी है। अदालत की कहानी आपको ज़ैगम साहब ने पिछले जवाब में बताई। अब आपके सामने अब हुकूमत भी शामिल हो गई है। अब किसी ना किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट भी हिस्सा बन गया। अब अदालत, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट तीनों के तीनों आपस की टकराव की कैफियत के अंदर है। अदालत को भी खत्म कर देना मुनासिब शायद मकसद होगा। बड़ी अरसे से कोशिश की जा रही है कि अदालत के जजों को खरीद लिया जाए। और सिर्फ यही नहीं, तकरीबन हर मुल्क में जहां पर के एक ओवरऑल ऑटोक्रेसी डेवलप करना चाहते हैं, शख्सी हुकूमत डेवलप करना चाहते हैं, वहां पे ये मामला ऐसे चल रहे हैं। वो इदारे जो कि आपकी रियासत की एक रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे किसी जमाने में, ठीक है, उनके अपने अमल भी हैं, उनकी अपनी गलतियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर रहे कि बहसीयत रियासत असल में कोशिश ये है कि रियासत को महकूम कैसे किया जा सकता है। ये भूल जाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अवाम और सियासी जमातों के बीच में है, जिसके हिसाब से आपने जो अवाम और रियासत का जो कॉन्ट्रैक्ट आइन उसके मुताबिक आपको थोड़ी देर के लिए टाइम मिलता है कि आप इसके मुताबिक चल रहा है। वो चाहते हैं नहीं, जब हमारी हुकूमत आए तो ये जो रियासत है हमारे नीचे रहे, हमारी महकूम होकर रहे और हमारे काबू में रहे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़ैगम साहब और अबसार साहब की राय। ज़ैगम साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिमार्क्स आए उस पर वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ ने भी काफ़ी सख्त जवाब दिया। वहाँ से कहा गया कि मुल्क एजेंसीज चलाएंगी या कानून के मुताबिक फैसला आएगा तो नताइज खौफनाक होंगे, मामलात हाथ से निकल रहे हैं, अगर इदारे डिलीवर नहीं कर रहे तो इदारों की ज़रूरत नहीं। इससे पहले ख़त का मामला भी मौजूद है, वहाँ पर भी अदलिया की तरफ से है कि मुदाखलत हो रही है। डॉट्स कनेक्ट करके क्या मामले को समझ कर हल करने की ज़रूरत है? चीज़ें उस तरफ जा रही हैं या किसी के भी हाथ में मामलात नहीं इस वक्त? आशा, ये रिमार्क्स क्या चीज होते हैं और रिमार्क्स पर इतना क्यों वजीर कानून को गुस्सा आ गया है? अदालत नाराज है तो ये देखें वो क्यों है। ऐसे केसेस पाकिस्तान की आला अदलिया के पास साल हा साल से आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इस मसले को हल करना चाहिए ना। और अदालत तो अपना काम कर रही है। और अगर वो कह रहे हैं कि वजीर आजम को बुलाएंगे, मेरा ख्याल है नहीं बुलाएंगे। अगर बुलाएं भी तो उनका हक बनता है, या बना बुलाएंगे वो कैबिनेट को, तो वजीर आजम जो है वो एग्जीक्यूटिव के सरबराह हैं। और मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में 2016 में यह तय हुआ था पूरी काबीना रिस्पॉन्सिबल है। तो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना किसका काम है? रूल ऑफ लॉ पे नजर रखना किसका काम है? अगर कोई मातहत अदारे में मसला हो रहा है तो वजीर कानून साहब को इंटरनली उसको सॉल्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि मसला कहां से आ रहा है, उस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। क्या उस मसले को कानून साजी के जरिए से हल किया जा सकता है? क्या उस मसले को बेहतर पुलिसिंग के जरिए से हल किया जा सकता है? क्या उसको बेहतर राब्ता कारी के जरिए से हल किया जा सकता है? आखिर हर मसले का कोई हल तो होगा ना। बिल्कुल। ये जो हो रहा है ये तो इस तरीके से तो कोई मसले हल नहीं होते। अगर इस तरीके से मसले हल होने होते तो फिर तो साल हर साल पहले ही हल हो गए होते। इसका मतलब है दिस इज नॉट वर्किंग और आपने कोई हल निकालना है, बजाय इसके कि आप इसका सियासी फायदा लेने की कोशिश करें और नारे लगाने की कोशिश करें और आप बड़े मुहाफिज बन के सामने आ जाएं। आप इस मसले को हल करें, इंटरनली इसको सॉल्व करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप किस चीज की एग्जेक्टिव हैं, किस चीज के चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप किस चीज के वजीर कानून हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो वजीर दाखिला को बनाना चाहिए था, क्योंकि इस्लामाबाद का मामला। आप किस चीज के वजीर दाखिला हैं, इन मसाइल को हल करें। दुरुस्त हो गया। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ठीक हो गया। अब सर साहब, आज कहा भी गया कि वज़रा को जिस तरह दाखिला और खारजा में उन्हें बुलाया जाएगा, फिर वजीर आजम और काबीना को। आपको लगता है ये मामला जिम्मेदारी लेते हुए वजीर आजम और उनकी काबीना अच्छे तौर पर हल कर लेगी? क्या बच्चों जैसी बात करती हैं आप कभी कभी, हालांकि माशाल्लाह आप समझदार हैं। अब क्या कहूँ इस बात पे, मैं बोलना भी चाहता हूँ और नहीं बोल सकता। लेकिन देखें, ये जो मिसिंग पर्सनस का मामला है ना, और इंतज़ामिया, आपने अपने सवाल में लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंतज़ामिया और अदलिया। ये जो इंतज़ामिया है ना, सिविलियन इंतज़ामिया और मिसिंग पर्सन, ये दो फुटबॉल हैं बस। ये सच है पूरा। यहाँ पे इसी प्रोग्राम में बहुत दफ़ा बहस होती रही है और मैं कहता था ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। कहना नौ नू तो सुनाना तीनों,
उधर से अदलिया डांटती है हुकूमत को, उधर से हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट कहती है ज़िम्मेदारी उठाओ इस काम की भी उस काम की भी। ये कि हमें किसी को नज़र नहीं आता। हमें सिर्फ सर हुकूमत अपनी मर्जी से बनाई है, किसी ने ज़बरदस्ती कहा है कि आए यहाँ बैठ जाएं। अब हुकूमत ली है, वजीर आज़म बने तो जिम्मेदारी भी लें पूरी। धड़ेबंदी है इस मुल्क में, अपनी अपनी बरादरी है, अपने अपने पेटी भरा हैं। मीडिया वाले ने, मैंने मीडिया वाले को कुछ नहीं कहना, रिटायर्ड इस्टेब्लिशमेंट के बंदे का आप नाम भी नहीं ले सकते, सिर्फ पॉलिटिशियन जो एक दूसरे को घसीटते हैं सड़कों पे। अल्लाह अल्लाह खैर चला, आप भी मौज कर रहे हैं मीडिया वाले, मैं भी कर रहा हूँ। साहब हम बिल्कुल मौज नहीं कर रहे, रोज इस बात पे रो रहे हैं, रोज तनकीद की जिम्मेदारी है वो या तो जिम्मेदारी उठाएं या कुर्सियां छोड़ दें ताकि अवाम फैसला करें। गलतियां यकीनन सबकी हैं, मगर दिखता यह है कि दुरुस्ती कोई भी नहीं चाह रहा है, तो नतीजा सबको भुगतना होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।